और बच्चों, आज मैं नवंबर के छात्रों को स्पर्श भाग 2, स्पर्श भाग 1 गद्य खंड पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का प्रश्नोत्तर अभ्यास करा रहा हूँ। आप ध्यान से इन प्रश्नों को सुने और इनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे उसको देखें। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? नमचे बाजार में पहुंचकर लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट को देखा और स्थानीय स्तर पर नेपालियों द्वारा इस चोटी को सागर माथा कहा जाता है। स्थानीय नाम होने के कारण लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न है कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? नमचे बाजार में से एवरेस्ट की तरफ देखने पर लेखिका को एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम फूल दिखाई दिया जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। अगला क्वेश्चन है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 शेरपा कुली घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु अवसाद मतलब दुख को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? बेस कैंप तक पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु पर्वतों की जलवायु अनुकूल न होने के कारण हो गई। कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? इसका उत्तर है कैंप 4 साउथ पोल पहुंचकर 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय बिल्कुल ही नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ का फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहरा रहा था। वह ध्वज सा मालूम हो रहा था। इसे देखकर उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षण हुआ लेखिका को। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका वाले दल को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना आदि जानकारियां अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में दी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका का उत्साह उसके कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर चढ़ जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? बच्चों, लेखिका को अंगदोर जी के साथ चढ़ाई करनी थी। अंगदोर जी का यह दूसरा प्रयास था। इस बार वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने
तंबू का रास्ता अपने स्विस छुरी की मदद से साफ किया और वह अपने प्रयास में सफल भी हुए। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका के अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू हुई। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने चढ़ाई की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठने के बाद बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई और चाय के साथ कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे वह अपने तंबू से निकल पड़ी। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खम्भू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने तथा झाड़ियों में रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने अभियान दल को ध्यान में ग्लेशियर की ओर भी दिलाया जो बर्फ की नदी थी। हिमपात की अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। हिमपात किस तरह होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। हिमपात से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। हिमपात से मौसम में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आता है। रास्ते बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया था। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत प्रभावकारी और विस्मयपूर्ण ढंग से किया था। गहरी नींद में सोई लेखिका धमाके की आवाज़ सुनकर जाग जाती है और उसे अपने शरीर पर एक भारी ठंडी चीज का एहसास होता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। यह उसके विस्मय का कारण है। उसके बाद उसे इस घटना की भयावहता का पता चलता है। जय लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया। जय लेखिका के हौसले को देखकर हक्का बक्का रह गया। बर्फीले मौसम में कैंप से बाहर निकलकर कई फुट नीचे उतरना, नीचे उतरकर अपने साथियों को चाय देना, यह देखकर अपने जान को जोखिम में डालते हुए देखकर जय हक्का बक्का रह गया। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। बच्चों, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। पहला कैंप बेस कैंप कहा गया है। यह हिमपात के ठीक ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। दूसरा यह कैंप उनकी चढ़ाई के रास्ते में था। तीसरा कैंप यह कैंप लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। और चौथा कैंप यह साउथ पोल नामक जगह पर 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगा था। पांचवा कैंप शिखर कैंप यह अंतिम कैंप था जहां से 2000 मीटर की दूरी पर एवरेस्ट का शिखर चूमा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। बच्चों, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बहुत ही डरावनी और सक्रिय थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि व्यक्ति दो व्यक्ति साथ साथ खड़ा हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना बड़ा कठिन था। सम्मिलित अभियान के सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलते हैं। बच्चों, साउथ पोल कैंप पहुंचने के बाद जब लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया, तब उन्होंने उनके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। दल के दूसरे सदस्यों का सहयोग करने के लिए उन्होंने बर्फीली तूफान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना जान जोखिम में डाला और नीचे कई फीट उतरकर लोगों को
चाय आदि पिलाया। अगला, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मृत्यु को भी वर्ण करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। इसका आशय स्पष्ट करें। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस चोटी पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। सपाट और सीधी ढलान पर पूरे ध्यान से चढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी चूक होने पर सीधा मतलब होता है मौत। अगर आदमी को ऐसे महान अभियान पर चढ़ना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। इस पर चढ़ना एक महान उद्देश्य है। मृत्यु भी इस उद्देश्य के सामने छोटी है। पर्वतारोही के लिए यह भी आदर्श सामने होता है। अगला क्वेश्चन है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिमबिंद में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। बचेंद्री पाल ने जिस मौसम में एवरेस्ट के पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया था, वह समय हिमपात का उस समय वहाँ हिमपात हो रहा था। हिमपात से वातावरण में अनिश्चितता आ गई थी। पर्वतारोहण करते समय व्यक्ति को यहाँ का वातावरण बहुत डरावना लग रहा था। दीवार के सामने खड़े धरातल पर भी दरार पड़ जाती है। यह दरार तेजी से बढ़ती है और गहरे चौड़े बर्फ की दरार में बदल जाती है। इस बारे में सोचने पर डर लगता है। लेखिका को इस बात का एहसास था कि यह वातावरण उनके दल के लोगों को झेलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसका आशय क्या है? इन पंक्तियों से लेखिका और पर्वतारोही बचेंद्री पाल की धार्मिकता का पता चलता है। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर भी वह अपने आराध्य को नहीं भूलती हैं। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर वहां दबा दिया गया। एक पर्वतारोही के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने से बड़ा आनंद का दूसरा क्षण नहीं हो सकता। बचेंद्री पाल को अपने अपार आनंद का अनुभव हुआ। इस क्षण भी वे अपने माता पिता को नहीं भूली थी। स्पष्ट है कि वह अपने माता पिता से बेहद प्यार करती थी। बच्चों, इस तरह से आप पार्ट 3 एवरेस्ट की चोटी का प्रश्नोत्तर लिखेंगे और इसी महीने में आपकी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में 4 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला अपठित गद्यांश होगा और अपठित पद्यांश होगा। जिसको आपने नहीं पढ़ा है वह प्रश्न पत्र में होगा, उसको आप पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। दूसरा खंड होगा रचनात्मक कार्य, विज्ञापन बनाना होगा, संवाद लेखन वार्तालाप बनाना होगा, पत्र और आवेदन पत्र लिखना होगा, चिट्ठी और आवेदन पत्र। इसके बाद आपको निबंध अनुच्छेद लेखन लिखना होगा और तीसरे खंड में आपके पाठ्य पुस्तक के जो इस तरह से हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 काव्यखंड 1, 2, 3 के प्रश्नोत्तर होंगे और संचयन के पाठ 1, 2 के प्रश्नोत्तर होंगे और गद्य खंड के पाठ 2, 3, 4 के प्रश्नोत्तर होंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, शब्द, वाक्य, पर्यायवाची और विलोम आदि शब्द होंगे। धन्यवाद बच्चों। अब अगले क्लास में आज इतना ही। धन्यवाद।